हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपकी एमपी सेट 2026 की तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जो भी पेपर में उनके 50 प्रश्न हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है आपसे, इसकी बात कर रहा है, जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? किसकी बात की जा रही है? जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? When we write specific objectives in terms of behavioral terms, they are known as। पहला जो ऑप्शन दिया है निर्देशात्मक उद्देश्य, दूसरा जो ऑप्शन दिया है आपके पास व्यवहारिक उद्देश्य, थर्ड जो दिया गया है शैक्षिक उद्देश्य, और चौथा जो है तो सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है। तो आपको सिंपल बताना है कि विशिष्ट उद्देश्यों को जब व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। आपका जो आंसर इसमें क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है आपको, आपसे एक विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से जब लिखा जाए उन्हें क्या कहा जाएगा। व्यवहारिक दृष्टि से जब लिखा जाएगा तो सिंपल क्या कहा जाएगा, उसे व्यवहारिक उद्देश्य कहा जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, यह कथन किसने दिया कि शिक्षण जो है तो सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है। Who gave the statement, teaching is the arrangement of contingencies of reinforcement। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है। शिक्षण जो है तो सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है, किसने कहा टीचिंग के बारे में? स्किनर ने कि रेयांस ने कि थर्ड ऑप्शन जो है तो आपको गेज दिया गया है, चौथा जो ऑप्शन दिया गया है क्लार्क। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। साथियों, जो स्टेटमेंट ये दिया गया है ये स्किनर के द्वारा दिया गया है, जो है तो आपके व्यवहारवादी अप्रोच से संबंधित है। व्यवहारवादी अप्रोच, व्यवहारवादी अप्रोच। ठीक। इसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग एक किसके द्वारा दी गई? स्किनर के द्वारा दी गई। इसके अलावा अगर रियांस की बात करें, साथियों जो रियांस का संबंध है थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर से संबंधित है। थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, टीचर बिहेवियर, बिहेवियर। ठीक। इसके अलावा साथियों और गेज की बात करें तो गेज का जो संबंध है वो कॉग्निटिव थ्योरी से संबंधित है। कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, इनका संबंध किससे है? कॉग्निटिव थ्योरी से। इसके अलावा अगर क्लार्क की बात करें, इन्होंने किसकी बात की? इन्होंने बताया कि टीचिंग जो है तो विद्यार्थियों के व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला सकती है। विद्यार्थियों के व्यवहार से संबंधित है। संबंध किससे? विद्यार्थियों के व्यवहार से। इन्होंने बताया कि शिक्षण जो है तो कैसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन ला सके, इस प्रकार से टीचिंग होनी चाहिए। ठीक। पहला हमने देखा स्किनर, कि व्यवहारवादी अप्रोच से संबंधित है। इन्होंने थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की। इसके अलावा अगर गेज की बात करें तो गेज ने कॉग्निटिव थ्योरी दी। अगर हम रेयांस की बात करें तो इन्होंने थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर की बात की। जबकि क्लार्क ने विद्यार्थियों से संबंधित जो है तो इन्होंने थ्योरी दी है कि टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन ला सके। इस प्रकार से हमारा जो पहला इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्किनर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथियों जो थर्ड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू की जब बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो इसमें शामिल है। Cognitive aspect of evaluation technique includes which of the following? फर्स्ट है स्मरण और पहचान यानी कि रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। देन सेकंड है आपका धारणा यानी कि परसेप्शन। थर्ड है प्राप्त करना यानी कि रिसीविंग। फोर्थ जो है तो स्टिमुलेशन यानी कि उत्तेजना से संबंधित।
आपको इवेल्युएशन जो टेक्निक है उसके रचनात्मक पहलू में बताना है कि कौन जो है तो शामिल है, कौन शामिल है। रचनात्मक पहलू की जब बात की जाती है तो उसमें आपको जो है तो स्टिमुलेशन यानी कि उत्तेजना को शामिल किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें आप एक्शन भी कह सकते हैं, एक्शन भी कह सकते हैं, या किसी चीज के लिए प्रोत्साहन भी कह सकते हैं, प्रोत्साहन। ठीक, एक्शन या प्रोत्साहन जो है तो विकास तकनीक के रचनात्मक पहलुओं में शामिल किया जाता है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टिमुलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथियों जो चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा जो विकल्प है इनमें से सही नहीं है? ठीक, आप क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है आपको। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल ऑफ टीचिंग? यानी कि शिक्षण का जो चिंतनशील अभ्यास साइकिल है, चक्र है, उनमें उसमें से उसमें कौन जो है तो शामिल नहीं है? पहला है उपदेश देना यानी कि मेंटरिंग, थर्ड है प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, फोर्थ जो है तो लेन देन करना, देन फोर्थ जो है तो आपको क्या दिया है? आकलन करना यानी कि असेसिंग। तो आपको बताना है इसमें क्या जो है तो शामिल नहीं है। अगर हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल की बात करें तो इसमें जो है तो मेंटरिंग जो है तो आपका शामिल नहीं है, मेंटरिंग जो है तो शामिल नहीं है। बाकी प्लानिंग भी शामिल है, प्लानिंग भी शामिल है, एसेसिंग भी शामिल है, और ट्रांसैक्टिंग यानी कि लेन देन भी शामिल है। ठीक, तो क्या शामिल नहीं है? उपदेश देना। उसकी जगह पर क्या शामिल किया गया? इसमें रिफ्लेक्टिंग को शामिल किया गया। ठीक, ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेंटरिंग को जो है तो इसमें शामिल नहीं किया गया। इसकी बात हमने की, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल में मेंटरिंग को जो है तो शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है तो बुलेटिन बोर्ड में यानी कि नोटिस बोर्ड में जो है तो शामिल नहीं है? Which of the following option is not included in bulletin boards यानी नोटिस बोर्ड से कहा जाता है? बुक, जैकेट, ब्रोशर, तस्वीरें, शिक्षक। तो आसान है, इसमें क्या शामिल नहीं होगा? टीचर जो है तो इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी जो है तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड में शामिल की जाएंगी। पूछा आपसे क्या जा रहा है? कौन शामिल नहीं होगा? तो टीचर जो है तो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक, तो फिफ्थ का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथ ही जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक जो सर्वेक्षण है वो उसको क्या कहा जाता है? अक्सर प्रारंभिक जो सर्वेक्षण उसको अक्सर क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्राइमरी सर्वे ऑफ एन कॉल्ड? प्राइमरी सर्वे को हम क्या कहते हैं? मेन सर्वे यानी मुख्य सर्वेक्षण, पायलट सर्वे, देन है सेकेंडरी सर्वे, और लास्ट है अन्वेषणात्मक सर्वे। तो आपको बताना है प्राइमरी सर्वे को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सर्वे को क्या कहा जाता है? साथियों जो हम प्रारंभिक सर्वेक्षण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पायलट सर्वेक्षण यानी कि पायलट सर्वेक्षण से कहा जाता है। जो हमारा मेन मेन सर्वे होता है उसके पहले किया जाता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले उससे जो है तो मेन सर्वे में अप्लाई किया जा सके। इसलिए पायलट सर्वे को ही प्रारंभिक सर्वेक्षण कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है तो प्रायोगिक होता है। ठीक, प्रारंभिक सर्वेक्षण यानी इसे ही पायलट सर्वे कहा जाता है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सिक्स का बी नंबर। ठीक, अगला देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रायोगिक अनुसंधान में जो नियंत्रण शब्द है इसकी बात की जा रही है, नियंत्रण की बात की जा रही है। नियंत्रण जो शब्द है किसका उल्लेख करता है? इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च व्हाट डज टर्म्स कंट्रोल रेफर टू? प्रयोगात्मक स्थितियों को बढ़ाना, एनहेंसिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, देन है प्रयोगात्मक जो भी स्थितियां उनको रोकना, रिस्ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, देन है प्रयोगात्मक जो भी स्थितियां हैं उनकी क्या करना? अनदेखी करना यानी कि इग्नोर करना। ठीक, फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है, प्रयोगात्मक जो भी स्थितियां हैं उनको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम करना। तो आपको बताना है जो कि प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण क्या करता है? नियंत्रण आसान है, क्या करेगा नियंत्रण किसी भी चीज के लिए? रोकने का काम करेगा। प्रयोगात्मक जो भी स्थितियां हैं क्या करेगा? रोकने का काम करेगा, रिस्ट्रेनिंग करेगा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक, सेवंथ का क्या हो गया? बी नंबर। ठीक,
क्वेश्चन ठीक से पढ़े। कभी कभी एमपीएससी जो है तो क्वेश्चन में ही आंसर, आप एमपीएससी के दौरान जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं क्वेश्चन में ही आंसर आपका छिपा रहता है। बस आप शब्दों को ठीक से पढ़ें, शब्दों को अगर डिफिकल्टी आपको लग रहा है, डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको क्या करें, तोड़े शब्दों को, तो आपको अर्थ मिल सकता है। ठीक, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर समग्र विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? किसकी बात की जा रही है? कंप्यूटर डेटा एनालिसिस की बात की जा रही है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप रिसर्चर्स must be aware of when developing skill in computer data analysis। पहला है कंप्यूटर में समंक संग्रह करना, यानी कि स्टोरिंग द डेटा इन कंप्यूटर। दूसरा है कंप्यूटर प्रोग्राम का निष्पादन। हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश जरूर पढ़ें क्वेश्चन अटेम्प्ट जब भी आप करें। क्या पूछा जा रहा है आपसे? कंप्यूटर प्रोग्राम का निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। थर्ड जो पूछा जा रहा है, पूछा दिया गया है आपको, समंक संगठन और कोडिंग यानी कि डेटा ऑर्गेनाइजिंग एंड कोडिंग। देन है उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर पैकेज। यानी कि पहला स्टेप क्या होगा किसी भी रिसर्चर का, जो वो क्या कर रहा है, डेवलपिंग स्किल इन कंप्यूटर डेटा एनालिसिस। तो पहली स्टेप क्या होगी उसकी? पहली स्टेप जो होगी उसकी, डेटा को ऑर्गेनाइज करना एंड कोडिंग करना। ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, किसी भी रॉ डेटा को पहले क्या करेगा, उसे ऑर्गेनाइज करेगा, फिर उसे उसकी क्या करेगा, कोडिंग करेगा। ठीक, तो इसलिए जो है तो इसकी पहली स्टेप मानी जाती है। ठीक, तो एट्थ का क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक व्यापक शोध रिपोर्ट यानी कि आपसे किसकी बात की जा रही है, रिसर्च रिपोर्ट लेआउट की बात की जा रही है कि तीन मुख्य घटक कौन कौन से हैं। व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट लेआउट? पहला दिया है आपसे, आपको परिचय, फिर है विधियां, उसी में परिणाम यानी कि इंट्रोडक्शन, मेथड्स एंड रिजल्ट्स। सेकंड ऑप्शन दिया है सार, साहित्य समीक्षा और निष्कर्ष, अब्स्ट्रैक्ट, लिटरेचर रिव्यू एंड कंक्लूजन। थर्ड है शीर्षक पृष्ठ, संदर्भ और परिशिष्ट। फोर्थ है प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पाठ और अंत मामला। ये देखिए ट्रांसलेशन आए ऊपर, एंड मैटर्स। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोई भी आपकी अगर रिसर्च रिपोर्ट लेआउट है तो उसके तीन मेन कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? तीन मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर डी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी पेज, देन है मेन टेक्स्ट, इसी में आपके टाइटल शामिल होता है, टाइटल जो है इसी में शामिल होता है। मेन टेक्स्ट जो है तो मेन बॉडी से संबंधित होता है, जो आपको मुख्य विषय है। ठीक, ठीक, एंड मैटर्स में जो है तो आपका एंड मैटर्स में जो है तो आपको क्या शामिल रहता है, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी जो है तो इसमें शामिल होता है, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, नाइन्थ का जो है तो डी नंबर जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हमने किसकी बात की, रिसर्च कंपोनेंट की बात। रिसर्च रिपोर्ट लेआउट के तीन जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है प्रिलिमिनरी, दूसरा है मेन टेक्स्ट, थर्ड है एंड मैटर्स। प्रिलिमिनरी में क्या होता है, टाइटल होता है, नॉलेज होता है। मेन टेक्स्ट जो है तो मेन बॉडी पार्ट्स होता है जो भी आपकी रिसर्च रिपोर्ट है। थर्ड जो है तो एंड मैटर्स में जो है तो रेफरेंस को शामिल किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ, यानी कि सही और गलत आचरण के जो भी सिद्धांत हैं, सही और गलत, उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज द थ्योरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट कॉल्ड? पहला है नीतिशास्त्र, दूसरा है नैतिकता, तीसरा जो है तो मान मान, चौथा जो है तो सिद्धांत यानी एथिक्स, मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। क्या कहा जाएगा उसे? सही और गलत जो भी आचरण है उसके सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? तो हम सिद्धांत की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र जो है तो कहा जाएगा। आसान क्वेश्चन है, एथिक्स। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों यहाँ से आपका जो है तो क्वेश्चन कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, तो इसलिए इसको अगर नहीं दिख रहा थोड़ा ठीक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस कंप्रिहेंशन को आसान क्वेश्चन आते हैं, जो भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसान रहते, पूरा पूरा जो है तो पैसे में जो है तो आपका आंसर छिपा रहता है। ठीक, इसलिए ठीक ढंग से पढ़ें। 19वीं सदी के मध्य में अपने जन्म के साथ ही महिला अधिकार आंदोलनों ने अपनी जड़ें पहले पहले आपको क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, देन अगर पैसेज पढ़ते हैं तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक, महिला अधिकार आंदोलनों ने अपनी जड़ें जमा ली और दुनिया भर में फैल गए। कई देशों में महिलाएं ने मताधिकार, काम के अधिकार, देन अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व एवं उसके जो भी निपटान के अधिकार हैं और जो भी वैवाहिक संबंधों में समानता के अधिकार के लिए संघर्ष किया है। ठीक, यह मुद्दा जो है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से वैश्विक सरकारों तक पहुंचा। संघ ने 1946 में महिलाओं की वैश्विक स्थिति के अध्ययन, उसमें सुधार के तरीकों पर सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को सिफारिशें करने के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना की। यूनेस्को ये महिलाओं को शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल करके उनकी उन्नति में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त कई महिला संगठन विभिन्न देशों में कार्यरत हैं, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के शेष क्षेत्रों को खत्म करने के लिए सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी संगठनों से जुड़कर वे दुनिया भर में जारी महिला कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धियों के संपर्क में रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हालांकि दुनिया की आधी आबादी अभी भी निरक्षर है। ऐसी आबादी है, निरक्षर आबादी है। ठीक, हालांकि दुनिया की आधी आबादी अभी भी क्या है, निरक्षर है। ठीक, और जो हासिल किया गया है और जिसे अभी हासिल करना है उसके बीच बहुत असमानता है। एक तरफ महिला अधिकार कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, दूसरी तरफ वे उन आरंभिक सुरक्षात्मक जो भी कानून है उनको हटाने के खिलाफ भी संघर्ष कर रही हैं, जिन्हें महिलाओं को कुछ निश्चित आजादी नहीं देने के कारण भेदभावपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं की जो भी इच्छा है के अनुसार उन्हें रात में बाहर रहकर काम करने का अधिकार, फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि महिला आंदोलन असमान रूप से आगे बढ़ा है और इसने अलग-अलग अनुपात में सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर महिलाएं अपने बाड़े से बाहर निकल रही हैं और स्वतंत्र तथा समान नागरिक के रूप में पुरुषों के संसार में अपनी लिए जगह बना रही है। ठीक, ये आपका हो गया पैसेज कंप्रिहेंशन का। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति हो रहे जो भी भेदभाव हैं, उनका एक प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी, देन है निरक्षरता, देन है गरीबी और चौथा जो है तो अंधविश्वास। आपको जो भी आंसर देना है, कंप्रिहेंशन में जो भी स्टेटमेंट है, जो भी पैसेज दिया है, उससे हटकर आंसर नहीं देना है। इसलिए आप पैसेज को ढंग से पढ़ें, ठीक से पढ़ें। पैसेज में जब बात की जाती है, पैसेज में क्या है? पैसे में किसकी बात की गई है? दुनिया की आधी आबादी अभी भी निरक्षर है और जो हासिल किया गया है, जिसे अभी हासिल करना उसके बीच बहुत असमानता है। इसलिए अगर हम बात करें, किसकी बात की जा रही है? महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है? निरक्षरता जो है तो प्रमुख कारण है भेदभाव का। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है? नारीवादी आंदोलन बढ़े हैं कैसे? सहजता से, बहुत धीमी गति से, असमान रूप से, निसंतोषजनक तरीके से। नारीवादी जब भी आंदोलन की बात की जा रही है तो कैसे बढ़े हैं? समान रूप से बढ़े हैं। ठीक, 12 का
सी नंबर जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसी पूछा गया है, महिला अधिकार जो भी कार्य करता है जोर दे रही किस पर? आरंभिक सुरक्षात्मक जो भी कानून है उन्हें हटाने पर। वुमेन्स राइट वर्कर्स आर प्रेसिंग फॉर रिमूवल फॉर अर्ली प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन। दूसरा है समान कार्य हेतु समान वेतन पर, मताधिकार पर, घूमने फिरने की आजादी पर। तो जो आपके पैसे में बात की गई, किसकी बात की? आरंभिक जो सुरक्षात्मक कानून है उनको हटाने पर। ठीक, अगला देखते हैं। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम है उनके द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की? पैसेज में आपकी किसकी बात की गई है? यूनेस्को की बात की गई है। ठीक, देख लेते हैं एक बार। किसकी बात की जा रही है? यूनेस्को की बात की जा रही है। यूनेस्को की, यूनेस्को भी महिलाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल करके उनकी उन्नति में सहायता करता है। ठीक, मिल गया आपका आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का। निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला जो भी कार्यकर्ताएं हैं, कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया? अब पूछा जाए नहीं किया, किस मुद्दे के लिए? वैवाहिक संबंधों में समानता के लिए, मताधिकार के लिए, बुनियादी शिक्षा के लिए, कि गरीबी से मुक्ति के लिए? ऐसे में जब बात की जाती है किसके लिए महिलाओं ने जो है तो संघर्ष नहीं किया, गरीबी से जो मुक्ति के लिए इसमें बात नहीं की गई पैसे की। बाकी मताधिकार की बात की गई, वैवाहिक संबंधों में समानता की बात की गई, बुनियादी शिक्षा की बात की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा जो है तो गैर मौखिक जो भी संचार है उसका प्रकार नहीं है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? पहला है चेहरे का भाव यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, देन है हाव भाव और मुद्राएं यानी गेस्चर एंड पोस्चर, देन है प्रतीकात्मक भाषा यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज, देन है लास्ट है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जिसे आप अशाब्दिक भी कहते हैं। ठीक, बिना शब्दों के बीजी से बोला नहीं जाता। ठीक है, तो उसमें चेहरे का भाव आएगा, आपका हाव भाव मुद्राएं भी आएंगी, प्रतीकात्मक भाषा जिन्हें आप सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें क्या नहीं आएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों कम्युनिकेशन की प्रोसेस से है कि संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी क्रिया है जिसे 6 जो भी चरण होते हैं उनमें विभाजित किया जा सकता है। The process of communication is a dynamic transactional process that can be broken into 6 phases. पहला है प्रेषक के पास एक विचार होता है, सेंडर है एन आइडिया, देन है प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है, रिसीवर गेट्स द मैसेज। थर्ड है प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज। फोर्थ है प्राप्तकर्ता जो है तो डिकोड करता है, रिसीवर डिकोडिंग। फिफ्थ है प्रेषक जो है तो इनकोडिंग यानी कि सेंडर इनकोडिंग कर रहा है। देन है प्राप्तकर्ता जो यानी कि रिसीवर जो है तो फीडबैक की यानी कि पुष्टि करता है, रिसीवर सेंड्स फीडबैक। आपको इसे जो है तो अरेंज करना है, अरेंजमेंट इन करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले किसकी बात की जाएगी? सबसे पहले बात की जाएगी आइडिया की। सबसे पहले किसकी बात की जाएगी? आइडिया की। सबसे पहले किसकी बात की जाएगी? आइडिया की, यानी फर्स्ट नंबर जो है तो। दूसरे में किसकी बात की जाएगी? दूसरे में बात की जाएगी सेंडर के पास आइडिया होगा, देन क्या होगा उसका इनकोडिंग की जाएगी, यानी कि अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है? आइडिया। आइडिया के बाद इनकोडिंग। इनकोडिंग इनकोडिंग के बाद जो है तो ट्रांसमिट होगा। ठीक, ट्रांसमिट के बाद क्या आएगा? ट्रांसमिट के बाद जो है तो ट्रांसमिट के बाद क्या आ जाएगा आपका? रिसीवर के पास जो है तो मैसेज जाएगा। ठीक, उसके पास जाएगा मैसेज रिसीवर के पास। रिसीवर के पास जाने के बाद क्या क्या होगा इसका? रिसीवर क्या करेगा? इसे डिकोड करेगा।
रिपोर्टिंग, ठीक। लास्ट में जो है तो फीडबैक आ जाएगा आपका, फीडबैक, ठीक। फीडबैक, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? आइडिया, आइडिया के बाद इनकोडिंग यानी कि फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फिफ्थ, फर्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट फिफ्थ की बात करते हैं तो एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट फिफ्थ थर्ड सेकेंड देन फोर्थ देन सिक्स नंबर, ठीक। 17 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक सेटिंग यानी कि परिस्थिति की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किस संचार बाधा की गलत फहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है? इंग्लिश में देखते हैं, इन प्रोफेशनल सेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बैरियर इज मोस्ट लाइकली कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन बैरियर की बात की जा रही है, कौन सा जो है तो प्रोफेशनल रूप से जब आप काम करते हैं तो कौन जो है तो बैरियर का काम करता है? पहला है सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल डिफरेंसेस, दूसरा है शारीरिक बाधाएं, तीसरा है तकनीकी भाषा यानी टेक्निकल जो भी लैंग्वेज है, देन है स्तर का अंतर, स्टेटस डिफरेंस। जब हम प्रोफेशनल रूप से काम करते हैं तो किसकी बात, कौन बैरियर का काम करता है? वहाँ का जो भी कल्चर होता है यानी कल्चरल डिफरेंसेस जो है तो बैरियर का काम, ठीक। कल्चरल डिफरेंसेस कैसे? जैसे कि वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति जो है तो रीति रिवाज, जैसे कि नॉर्थ और साउथ में अगर देखा जाए हमें ये देखने को मिलता है, ठीक। प्रोफेशनल रूप से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं, इसका एग्जाम्पल है, you keep a diary, a journal where you keep track of everything that has happened throughout the day. This is an example of पारस्परिक संचार का यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, देन है अंतर व्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का, देन है मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार का, फोर्थ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि जब डायरी या जर्नल की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, हम खुद से बात करते हुए अपनी जो भी दिनचर्या है उसको नोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये जो है तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि अंतर व्यक्तिक संचार का हो जाएगा। पारस्परिक संचार में हम क्या करते हैं, आपस में दो लोगों से बात करते हैं उसे कहा जाता है इंटरपर्सनल। जनसंचार यानी कि आप सोशल मीडिया मीडिया के थ्रू जो बात करते हैं पब्लिक में तो वो क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन। गैर मौखिक संचार जो आप नहीं करते यानी कि लिखित रूप में आप कर सकते हैं, शाब्दिक कर सकते हैं, ठीक। तो क्या हो गया वो गैर मौखिक नॉन वर्बल, ठीक। अगला देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सम टेक्नोलॉजी इज टर्म्ड एज, यानी कि वो प्रक्रिया बताना है जिसके द्वारा कोई भी किसी भी तकनीक के माध्यम से आप जो है तो मैसेज जो है तो सेंड कर रहे हैं, ठीक। मध्यस्थ संचार, सार्वजनिक संचार यानी कि पब्लिक कम्युनिकेशन, थर्ड है पारस्परिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। उसको क्या कहा जाएगा, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रक्रिया क्या कहलाएगी साथियों? द प्रोसेस बाय विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सम टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है तो क्या है, मध्यस्थ संचार यानी कि मीडिएटिंग कम्युनिकेशन, ठीक। ठीक, अगला देखते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गए साथियों, आसान क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसमें नंबर आप गेन कर सकते हैं, आसानी से करें इसको, ठीक। क्या क्वेश्चन दिया है पढ़ें, एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस दिया है 500 रुपए, एक दुकानदार इस पर 25% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि आपसे कास्ट प्राइस पूछा जा रहा है, ठीक। अगर हम देखें तो क्या है आपके पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है आपके पास 500 रुपए, ठीक। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25%, ठीक। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सीपी, ठीक। अगर इसको आसानी से करें तो कैसे कर सकते हैं, 25% का प्रॉफिट मतलब 125, वैल्यू आप कितनी है, सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है
125 किसकी वैल्यू है? 500 की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है? सीपी। सीपी जो है कि ऑलवेज कितना होता है? 100%। सीपी आपको कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो गया? सीपी जो है तो आपका, सीपी जो है तो 400। ठीक, 400। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है तो सीपी आपके कितना आ गया? 400 रुपए आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी है जो अपने गांव से 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तथा 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से स्पीड से वापस भी आता है। पूरी यात्रा में 4 घंटे, यानी कि आपके पास समय जो है तो टोटल दिया गया है 4 घंटे 10 मिनट का। के गांव से स्कूल की आपको डिस्टेंस बताना है, दूरी कितनी है। ठीक, दूरी आपकी कितनी होगी? एक स्पीड अगर हम S1 की बात करें, S1 की बात करें, S1 हमारे पास कितना है? जाने में जो टाइम लगता है 4 किलोमीटर पर आवर। S2 आपके पास कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। अगर हम टोटल टाइम देखें, टोटल टाइम जो है तो कितना दिया है? 4 घंटे 10 मिनट। ठीक, 4 घंटे 10 मिनट। हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका? अगर हम देखें, S1 S2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू जो भी टाइम दिया है आपका। S1 S2 की बात करें, कितना है? 4 इंटू 6, 4 प्लस 6 इंटू टाइम की बात करें, कितना है? 4 घंटे और 10 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा, आ जाएगा ये 25/6। ठीक, बाकी कितना हो गया? 24/10 इंटू 25/6। 10 कितना आ गया ये? 10। ठीक, 10 किलोमीटर जो है तो करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला आपको याद रखना है, S1 S2, इसका फार्मूला है डिस्टेंस का फार्मूला है S1 S2 बटे में S1 प्लस S2 इंटू टोटल जो भी टाइम दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है साथियों, AFCHEJ, और आपको डैश बताना है क्या होगा इसमें। ए की बात करते हैं तो क्या, कितना नंबर है? 1 नंबर। एफ की जब हम बात करते हैं 6 नंबर। सी का जो है 3 नंबर होता है। एच का जो है तो 8 नंबर। ई का जो है तो 5 नंबर, और जे का जो है तो 10 नंबर है। ठीक, तो ये कैसे बढ़ रहा है? 1 से 3, 3 से 5, और इधर जो है तो 6 से 8, और 8 से 10। 5 से जब बात करेंगे कितने का डिफरेंस इसमें आ रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? +2 है यहाँ भी। यहाँ भी कितना है? +2। 3 से 5 में गया कितना है? +2। तब आगे भी कितना हो जाएगा? +2। 5 + 2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यानी कि G7। ठीक, एफ का 6 हो गया, जी का 7 हो गया। ठीक, 23rd का क्या हो गया? E नंबर। ठीक, अगला देखते हैं। आपको बताना है इसमें सीरीज में कौन सा जो है तो यहाँ पर नंबर आएगा। ठीक, 11 से किस में पहुंचा? 24 में पहुंचा, यानी कि क्या हुआ? 11 × 2 + 2 24। एंड अगर बात करें 24 से 75 में कैसे पहुंचा? 24 × 3 + 3। ठीक, यहाँ पर कैसे पहुंचा? 75 × 4 + 4। ठीक, क्या आ गया इसका? 304। ठीक, आगे अगर देखें 304 × 5 + 5, क्या हो जाएगा ये?
1525। ठीक, 1525 जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि यानी कोडिंग का क्वेश्चन है, कोट भाषा में इसको अगर ये लिखा जाए तो आपको बताना है धर्मेश, DHARMES क्या लिखा जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, स्थान का जो है तो कुछ को चेंज किया गया है, कुछ को एज इट इज रखा गया है। ठीक, अगर हम देखें PRA और GY, यहाँ पर GY का जो स्थान है फिक्स है, जबकि PRA का जो स्थान है इंटरचेंज किया गया है, A को B से और B को A से, क्योंकि R यहाँ पर भी फिक्स है, S यहाँ पर फिक्स है, और E और H को इंटरचेंज किया है। या तो इसकी नंबरिंग कर लें आप, या तो इसको देख कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आर और एम को जो है तो एज इट इज रखने लिखा रहने दे। ठीक है, आर और एम, तो आर और एम आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, ये भी मिल रहा है, ये दो ऑप्शन बचे आपके। ठीक, एच एज इट इज रहेगा, और ए और डी में आप चेंज हो गया। ठीक, बाकी इधर देखें तो एस फिक्स है, एस फिक्स है और फिक्स है, बाकी एच को ई से और ई को एच से चेंज किया गया है। ठीक, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है साथियों। ठीक, सभी यूनानी जो है तो मनुष्य है। दूसरा है सभी एथेंस वासी जो है तो यूनानी है, सभी एथेंस वासी जो है तो मनुष्य। उपर्युक्त जो भी न्याय वाक्य की आकृति जो है तो बताना है कि फिगर कौन सा होगा, पहला फिगर होगा, सेकंड फिगर होगा, कि थर्ड होगा, कि फोर्थ होगा। हम बात करते हैं सभी यूनानी जो है तो क्या है, सभी यूनानी जो है तो क्या है, मनुष्य है। और सभी एथेंस वासी क्या है, यूनानी है, यानी कि एथेंस वासी क्या है, यूनानी है। ठीक, यानी कि ग्रीक है। ठीक, और सभी ग्रीक जो है तो क्या है, सभी ग्रीक जो है तो मनुष्य है। ठीक, यानी कि मनुष्य भी यही हो गया। ठीक है, किस टाइप का फिगर हो गया ये, कैसा फिगर हो जाएगा ये, फर्स्ट फिगर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेन डायग्राम पर आप विचार करें। आपको बताना है कि ये जो डायग्राम है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, R4, OIE1, या EIO4, या IIA2। इसको आपको समझना पड़ेगा। जब डायग्राम की बात की जाती है, ए का मतलब क्या हो गया कि आपका यूनिवर्सल जो है तो पॉजिटिव हो गया, तो यूनिवर्सल जो है तो पॉजिटिव। और ए का मतलब जो है तो यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव की बात की जाती है। ठीक इसी प्रकार से आई की जब बात की जाती है, पर्टिकुलर जो है तो पॉजिटिव, और ओ की जब बात की जाती है तो ये पर्टिकुलर निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, एस, पी और एम। तो पी से जब हम एम की ओर आते हैं तो क्या है, कोई भी जो पी है एम नहीं है, नो पी आर एम, नो पी आर एम। ठीक, पी से जब एम की ओर बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एस की बात करें, एस की जब बात करते हैं, कुछ जो है तो एस जो है तो क्या है, कुछ एस जो है तो एम है, सम एस आर एम। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें एस और पी के संबंध में, तो कुछ जो है तो एस जो है तो कुछ जो एस है पी नहीं है, सम एस आर नॉट पी। ठीक, तो हमें क्या क्या मिल गया, ई मिल गया, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव मिल गया।
ठीक। उसके अलावा क्या मिल गया? पर्टिकुलर पॉजिटिव मिल गया, आई मिल गया, और क्या मिल गया? निगेटिव मिल गया, ई आई ओ। ठीक। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथ ही पूछा जा रहा है आपसे, परंपरागत जो विरोध विरोध वर्ग है उसके अनुसार निम्नलिखित से कौन सा जो है तो अनुविपरीत यानी कि सब कंट्रीज पूछा जा रहा है आपसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल स्क्वायर जो है अपोजिशन का। एक पहला है ए और ई, दूसरा है आई और ओ, थर्ड है ई और ओ, फोर्थ है ए और आई। हमने बात की थी ए का मतलब देखा था हमने, ई का मतलब भी देखा था हमने, और आई और ओ। जब बात की जाती है कि सब कंट्रीज की, तो आई और ओ जो है तो एक है पर्टिकुलर पॉजिटिव, दूसरा है पर्टिकुलर निगेटिव। और ए और ई की बात की जाती तो ये कंट्रीज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे के आपसे पूछा क्या जा रहा है? सब कंट्रीज। क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? आई एंड ओ, यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर निगेटिव। ठीक। ऑप्शन नंबर जी बी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य जो भी लक्षण है उसका ज्ञान क्या होता है? पहला ऑप्शन जो दिया गया है आपको परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष द्वारा, दूसरा है अनुमान यानी कि इन्फेरेंस द्वारा, चौथा है शब्द, और लास्ट जो दिया गया है प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा। सामान्य लक्षण का जो भी सिद्धांत है वो क्या है? सामान्य लक्षण की जब बात की जाती है बौद्ध धर्म के अनुसार, तो उसमें प्रत्यक्ष भी आ जाता है और अनुमान भी आ जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रमाण है प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है? ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज प्रमाण इज नॉट एडमिटेड टू द प्रभाकर स्कूल ऑफ मीमांसा? पहला है शब्द, दूसरा है अर्थापत्ति, तीसरा जो दिया गया है उपलब्धि प्रमाण, चौथा है जो है तो उपमान प्रमाण। क्या नहीं स्वीकार है इसमें? शब्द है, अर्थापत्ति भी है, जबकि उपमान भी है, जबकि ऑप्शन नंबर सी जो है तो अनुपलब्धि जो है तो इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा और क्या आ जाएगा? इसमें 5 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष आ जाएगा, और एक प्रत्यक्ष के बाद क्या आ जाएगा इसमें? शब्द। शब्द तो है आपके पास, बाकी जो है तो अनुमान। तो अनुमान जो है तो 5 प्रमाणों में कौन कौन से हैं? शब्द हो गया, अनुमान हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, अर्थापत्ति हो गया, और उपमान हो गया। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है तो उपलब्धि जो है तो इसमें शामिल नहीं है आपके प्रभाव करने वाले समय। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पायलट सर्वे के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। पायलट सर्वेक्षण क्या है? सर्वेक्षण जो विमान चालक द्वारा किया जाता है, प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण, जनसंख्या को लेकर किया गया सर्वेक्षण, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि पायलट सर्वे क्या है। एक प्रकार से टेस्ट क्वेश्चन, ए सर्वे टू टेस्ट क्वेश्चंस विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट टू रिफाइन द क्वेश्चन। यानी कि एक सीमित स्तर पर जो परीक्षण किया जाता है, मेन सर्वे होता है उसके पहले। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है तो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान का पहला चरण यानी द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज समूह संग्रहण यानी डेटा कलेक्शन, सेकंड है समूह विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस, थर्ड है समस्या की पहचान करना यानी कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, फोर्थ है पायलट सर्वेक्षण यानी कि पायलट सर्वे। पहला स्टेप क्या होगा? रिसर्च की बात की जा रही है तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? पहला स्टेप क्या होगा? पहचान करना किसको? प्रॉब्लम को पहचान कर, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इसकी बात की जा रही है, रिसर्च की बात की जा रही है। एट जो भी प्रोसेस होती है रिसर्च की, उसकी बात की जा रही है। टोटल 8 जो भी प्रोसेस होती है रिसर्च की, जबकि लास्ट वाली जो अगर बात की जाए तो रिपोर्ट राइटिंग जो है तो इसका लास्ट स्टेप माना जाता है। ठीक। समस्या की पहचान करना पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शोध कार्य का खाका किसे कहा जाता है? शोध कार्य का खाका कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, लिटरेचर सर्वे, देन है डेटा कलेक्शन। तो शोध कार्य का जो खाका है, ब्लूप्रिंट है, वो किसे कहा जाता है? रिसर्च डिजाइन जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा, रिसर्च डिजाइन। ठीक, रिसर्च डिजाइन, इसी को फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? रिसर्च डिजाइन जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समूह के शोध क्या कहलाते हैं? सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड, इसके द्वारा, दूसरों के द्वारा। एक, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, थर्ड है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो जो लास्ट दिया गया है नन ऑफ द अबव, क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। दूसरों द्वारा एकत्रित है और संकलित है तो क्या कहा जाएगा? इसे सेकेंडरी डेटा कहा जाएगा। प्राइमरी डेटा किसे कहा जाएगा? जो खुद के द्वारा कलेक्ट किया गया है। ठीक, द्वितीयक में क्या आ जाएगा? बुक आ जाएगा, लिटरेचर जो भी है या कोई रिपोर्ट है, आर्टिकल है, वो सेकेंडरी में आएंगे। ठीक, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन है साथियों, 2020 से 2024 तक के जो भी विद्यार्थी हैं उनके नामांकन के आंकड़े दिए गए हैं। गणना करना है आपको कि 2025 में कितने और विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए कि जो 6 वर्षों का जो आपका एवरेज है कितना हो जाए? 640 हो जाए। इधर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दी है, इधर जो है तो आपको ईयर दिया गया है। आपको बताना है कि औसत जो है तो 6 वर्षों का कैसे 640 हो जाएगा। अगर हम 5 वर्षों का औसत देखें, 5 वर्षों का अगर हम औसत देखें, 5 वर्षों का औसत देखें, 5 वर्षों का अगर हम सम देखें, 5 वर्षों का अगर हम सम देखें, 5 वर्षों का अगर हम सम देखें, सम कितना आ रहा है? 300, 500, 400, 600, 700, हो गया, हो गया, ये 2500 हो गया। ठीक, तो औसत का फार्मूला हम लगा देते हैं। ठीक, एवरेज हमें कितना पहुंचाना है? 640 पहुंचाना है, 640 पहुंचाना है। सम हमारे पास कितना है 5 वर्षों का? 2500 है, और 6वें वर्ष का हम मान लेते हैं 100 है। टोटल नंबर्स कितने हैं? 6। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक, ये कितना हो जाएगा? 2500। ठीक, ये आंसर आपका कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 0.04, ये 3, 1340, 1340 जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका 6वें वर्ष का नामांकन नंबर 1340। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1340। ऑप्शन नंबर ए जो है तो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया जो है तेज कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वायर ट्रांसमिशन मीडिया इज द फास्टेस्ट? किसकी स्पीड सबसे तेज होती है? कोएक्सियल, ट्विस्टेड, फाइबर ऑप्टिक, सेलुलर, टेलीफोन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फाइबर ऑप्टिक्स से ऑप्टिकल फाइबर का नाम से जाना जाता है, ये सबसे तेज। किस सिद्धांत पर काम करता है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंशिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल का जो लॉस होता है उसमें बहुत कम होता है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? सिंपल बताना है। किसके लिए है? माइनिंग इंडस्ट्री के लिए है कि फार्मर के लिए, कि थर्ड है आपका छात्रों के लिए, फोर्थ जो दिया है ई बिजनेस इंडस्ट्री के लिए। तो किसके लिए ये है ई रकम पोर्टल? ई रकम पोर्टल की जब बात की जाती है किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित। किस लिए चालू किया गया था?
किसानों के खाते में जो है तो पूरी तरह से पैसे आ सके आसानी से, जो कि मिडिल मैन है उसकी भूमिका को कम करने के लिए। ठीक, ये रकम पोर्टल आया कब ये? ये रकम पोर्टल जो है तो राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी है, राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, फुल फॉर्म इसका है राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, मिडिल मैन की भूमिका को घटी हुई है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फार्मर्स यानी किसान के लिए है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर जो प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय नंबर यानी संख्या दिया जाता है उसे कहा जाता है? ईच होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज ए यूनिक नंबर इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाएगा? आईपी एड्रेस की, टर्मिनल एड्रेस की, थर्ड है सिस्टम एड्रेस, फोर्थ जो दिया गया है नोड एड्रेस। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक, इसके उल्टा एक होता है स्टैटिक, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक एड्रेस जो कि बार बार बदलते रहते हैं, जबकि स्टैटिक एड्रेस जो है तो नहीं बदलते हैं। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के लिए समाधान प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स? पहला है नेस्कॉम, दूसरा है एनआईसी, थर्ड है भारतीय स्टेट बैंक, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। इसकी बात की जा रही है, प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है, तकनीक की बात की जा रही है। जब तकनीक की बात की जाएगी तो एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर, सेंटर कब? 1987, 1987। ठीक, अगर आपसे आईसीटी में अगर ये पूछा जाए पहली इलेक्ट्रॉनिक्स की भारत की पूछी जाए, पहली इलेक्ट्रॉनिक्स की 2012, 2012 पहली साइबर सुरक्षा पॉलिसी अगर पूछी जाए, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा वाली पॉलिसी अगर पूछी जाए आपसे 2013 में, ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे आईओटी पॉलिसी यानी कि इंटरनेट पॉलिसी अगर पूछी जाए आपसे, तो क्या हो जाएगा? 2017। ये आपको याद करना है। ठीक, अगला देखते हैं, करेक्ट क्या हो जाएगा इसका? एनआईसी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बताना है आपको, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, इसका संबंध किससे है? वर्ल्ड वाइड वेब से है, डब्ल्यू डब्ल्यू से है। ठीक, ठीक, डब्ल्यू 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 यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर ये जो है तो एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। ठीक, और कुछ आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं जैसे कि एच टी टी पी की पूछ लिया जाता है आप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन आपसे एच टी एम एल का फुल फॉर्म पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, ठीक, ये आपको याद करना है फुल फॉर्म। ठीक, अगला कर देखें, अगला क्वेश्चन। फुल फॉर्म एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे, तैयार करें। गांधी सागर जलाशय के बारे में पूछा जा रहा है कि गांधी सागर जो जलाशय है उसका निर्माण जो है तो किस नदी पर किया गया? बेतवा, चंबल, दामोदर, महानदी। तो ये किस नदी से संबंधित है? चंबल नदी से संबंधित है। ये पहली परियोजना मानी जाती है मध्य प्रदेश की, 1960 में प्रारंभ की गई। इसके अलावा चंबल नदी पर आपका राणा प्रताप और एक जवाहर सागर भी है। ठीक, जवाहर सागर है। पहली परियोजना मध्य प्रदेश की इस जिले में है, तो अगर पूछा जाए तो
सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंबल्स। अगला देखें, अवशिष्ट पदार्थों की जो डंपिंग है में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल जो क्षेत्र है किस जगह स्थित है? वेयर इज गाजीपुर लैंडफिल जो है तो लैंडफिल साइट सिचुएटेड फॉर वेस्ट डंपिंग? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या जो है तो हरियाणा? तो गाजीपुर के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे पुराना लैंडफिल एरिया है, कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लवणीय जो मृदा है को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी ईसी और सोडियम अधिशोषण अनुपात यानी एसएआर के अनुसार चिह्नित किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सैलाइन सॉइल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो एसएआर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसके बारे में पूछा जा रहा है? सैलाइन सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है। ईसी 4 से कम, एसएआर 13 से कम। सेकंड है ईसी जो है तो 4 से अधिक, एसएआर जो है तो 13 से कम, और ईसी 4 से कम और एसएआर जो है तो 13 से अधिक। ईसी 4 से अधिक, एसएआर 13 से अधिक। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ईसी जो है तो 4 से अधिक और एसएआर जो है तो 13 से कम। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ईसी 4 से अधिक और एसएआर जो है तो 13 से कम। इसकी बात की जा रही है, सेलाइन सॉइल की बात की जा रही है। इसमें जो है तो लवण यानी कि सोडियम सल्फेट और क्लोराइड की जब मात्रा ज्यादा हो जाती है तो लवणीय मृदा रूप ले लेती है। ठीक, इसमें ईसी जो है तो 4 से अधिक होना चाहिए और एसएआर जो है तो 13 से कम। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। भारत में जो है तो बायो ई3 नीति जो है तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा दी गई। इसका जो अर्थ है क्या होगा? बायो ई3 पॉलिसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मीन्स आपको इसका अर्थ बताना है। पहला जो दिया गया है, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यावरण के लिए बायोलॉजी, इकोलॉजी इकोसिस्टम पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी, देन है ऊर्जा स्वरोजगार पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी, फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसकी बात की जा रही बायो ई3। बायो ई3 की बात की जा रही थी, इसका संबंध किससे है? इकोनॉमी से है, देन एनवायरनमेंट से है, देन एम्प्लॉयमेंट से है। पर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कब ये प्रारंभ की गई थी? अगस्त 2024, अगस्त 2024। सॉरी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है उसके अनुसार कम से कम 2.5 मिलियन जो मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित जो लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बिलोंग्स टू एट लीस्ट 5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाई। आपको यह बताना है कब टारगेट रखा गया। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कब प्रारंभ किया गया? 2023 में प्रारंभ किया गया। 2023 में प्रारंभ किया गया। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो एसडीजी गोल में कितने नंबर पर रखा गया है? एसडीजी 7 में रखा गया है, सतत एवं बहनी ऊर्जा। ठीक, 2023 में प्रारंभ किया गया था। अगर टारगेट देखा जाए, इसका जो टारगेट है 2030 तक का टारगेट रखा गया है एसडीजी गोल के अंतर्गत। ठीक, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है कि खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया? इन विच ईयर वेयर द ruins ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड एंड यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 2014, 2016, 2015 कि 2017? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? नालंदा के बारे में पूछा जाए 2016 में। ठीक, करेक्ट ऑप्शन 2016 है। कहाँ ये? बिहार में है, बिहार में है, बिहार में है ये।
बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा ये बौद्ध धर्म, ठीक। बनवाया किसने इसे? कुमार, ठीक। कुमार ने, 2016 में जो है तो इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सरकार द्वारा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यानी यूजीसी की स्थापना जो है तो संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष की गई? द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाई एन एक्ट इन विच ईयर, ठीक। आपको बताना है ईयर। अगर हम स्टेब्लिशमेंट की बात करें तो यूजीसी बना कब? यूजीसी बना कब? 1953 में बना। इसे वैधानिक दर्जा दिया गया एक्ट के माध्यम से 1956 में। 1956 में अगर समिति आपसे पूछी जाए, समिति आपको पूछी जाए अगर आपसे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति, राधाकृष्णन, ठीक। 1948 के तहत ये बनी यूजीसी, ठीक। इसी के साथ आपसे एआईसीटी भी पूछा जाता है। एआईसीटी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है, जो 1945 में बनी। आपको स्टेब्लिशमेंट ईयर जो है तो याद करना है। एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें 1961 में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त सब संकल्प का जो अर्थ क्या होगा? संकल्प का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक। आजीविका संवर्धन के लिए कौशल जागरूकता और ज्ञान मूल्यांकन, इंग्लिश में देखें ऐसे फुल फॉर्म जब भी पूछा जाए इंग्लिश में आप देखें स्किल अवेयरनेस एंड नॉलेज असेसमेंट फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। सेकंड है स्किल एडिशन एंड नॉलेज असेसमेंट फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। थर्ड है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। नन ऑफ द अबव। संकल्प की बात की जा रही है। संकल्प यानी कि स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, तो किसके लिए चालू किया गया? स्किल डेवलपमेंट के लिए चालू किया गया। इसके द्वारा मंत्रालय जो है तो आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। ईयर अगर पूछा जाए कभी, ईयर जो है तो 2018, ठीक, 2018। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है तो पाश्चात्य जो शिक्षा है उसको भारत में थोपने का विरोधी था? किसने विरोध किया? Who among the following was a strong critic of Western education in India? पहला है थॉमस बेबिंगटन मैकाले, दूसरा है आर डायर, थर्ड है एनी बेसेंट, फोर्थ है जेम्स फर्गुसन। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट जो है तो करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट की बात करें, ये 1916 में होम रूल गवर्नमेंट था उससे हुई, उसकी संस्थापक मानी जाती है, ठीक। 1970 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है आपको। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है ये बताना है, तक्षशिला कहाँ है, विक्रमशिला, फिर पुष्पगिरी। अगर हम नालंदा की बात करें, ये बिहार में है। तक्षशिला कहाँ है? आपकी पाकिस्तान में है। विक्रमशिला भी कहाँ है? आपकी बिहार में है। अगर पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की बात करें तो कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। यानी कि फर्स्ट नंबर जो है तो दो ऑप्शन, ठीक। नालंदा बिहार, सेकंड तक्षशिला पाकिस्तान, थर्ड अगर विक्रमशिला की बात करें तो ये कहाँ है? बिहार में। एक ऑप्शन नंबर ए जो है तो करेक्ट हो जाएगा। और पुष्पगिरी की बात करते हैं तो ये आपके उड़ीसा में है, ठीक। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की थी एंशिएंट में? तो आपके धर्मपाल ने, ठीक। ये कहाँ है? बिहार में है, ठीक। नालंदा आपके कहाँ है? बिहार में है। तक्षशिला कहाँ है? आपके पाकिस्तान में है। ये दोनों जो है तो यूनेस्को साइड से, जबकि विक्रमशिला भी यूनेस्को में शामिल नहीं की गई है, ठीक। साथियों इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक और शेयर करें।
और चैनल से जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।